हाय गाइस, इन दिस वीडियो वी गोना लर्न अबाउट एपोप्टोसिस। सो पहले समझेंगे कि एपोप्टोसिस क्यों होता है, जैसे नेक्रोसिस में हम लोग समझे थे। सो ये था एक सेल। अब किस किस वजह से ये सेल एपोप्टोसिस होगा। इसका एपोप्टोसिस क्या होता है? बेसिकली सेल डेथ दो तरह से होते हैं, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस। ठीक है, तो नेक्रोसिस डिटेल में जितना सिंपली हो सके एक वीडियो है उसका, आप देख सकते हैं। और अब आते हैं एपोप्टोसिस पे। तो एपोप्टोसिस में क्या होता है, ये भी एक सेल डेथ का मैकेनिज्म है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, पहले देखते हैं कि पैथोलॉजिक कॉज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी या फिर एक्सटर्नल कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, डीएनए डैमेज हो सकता है। मान लीजिए इसके ऊपर यूवी रेज आके पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका डीएनए डैमेज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और एक मेन कारण है, वो है विथड्रॉल ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स लाइक हार्मोन्स हो सकते हैं, साइटोकाइंस हो सकते हैं। रेडिएशन की वजह से हो सकता है, एंटी कैंसर ड्रग्स खाने की वजह से ये सेल डैमेज हो सकता है, या फिर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन नहीं मिला है इसकी वजह से हो सकता है। ये हाइपोक्सिया जो है ये नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दोनों का कॉमन कॉज बोल सकते हैं। मतलब हाइपोक्सिया की वजह से जो सेल डेथ की तरफ जा रहा है उसका एपोप्टोसिस भी हो सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है। फिर हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से सेल डैमेज हो गया। मेनली वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उसकी वजह से सेल का डैमेज हो सकता है। तो ये हो गया पैथोलॉजिक कॉजेस। अब फिजियोलॉजिक या फिर कुछ नेचुरल कॉजेस क्या हो सकते हैं। नेचुरल कॉज में सबसे पहला आएगा एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, छोटा सा जो सेल का जो क्लस्टर है वो क्या होता है, वो मतलब उसका एपोप्टोसिस हो जाता है, वो वहाँ से हट जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप भी देख सकते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस में बहुत होता है ऐसे कि मतलब छोटा सा सेल का जो ग्रुप है उसका एपोप्टोसिस हो रहा है, तो उसकी जगह नए सेल्स आ रहे हैं। फिर जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी एपोप्टोसिस में जाते हैं। उसके बाद जो हार्मफुल सेल्स होते हैं बॉडी का, सेल्फ रिएक्टिव जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी एपोप्टोसिस में जा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फिजियोलॉजिक कारण था, मेनली एम्ब्रायोजेनेसिस ही है जो जिसके लिए एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एपोप्टोसिस का जो मैकेनिज्म है वो दो तरह से हो सकता है। एपोप्टोसिस एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। ये जो दो कॉज है ये बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे इन दोनों का, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कॉज का। तो आज का जो वीडियो है एक ओवरव्यू टाइप का है, एपोप्टोसिस में क्या पढ़ना होगा। ये दो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसमें इंट्रिंसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंट्रिंसिक जो पाथवे है ये मेजर पाथवे है, एक्सट्रिंसिक थोड़ा माइनर टाइप का पाथवे है। अब इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो पहले जो सेल होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और ये मतलब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच में। तो क्वेश्चन आता है श्रिंकेज क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका दो कारण है, सेल का श्रिंकेज का दो कारण है। एक जो पहला कारण है और जो स्टैंडर्ड बुक में लिखा है कि क्रॉस लिंकेज होता है। किसका? साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं उनका क्रॉस लिंकेज होता है। और सोडियम एंड पोटेशियम है। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम आयन से ये बाहर से एक्सक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कारण मुझे डिटेल में नहीं पता क्यों, मतलब क्यों एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो अगर आपको पता है तो आप ऑफकोर्स कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, एक है लिखा है बुक्स में कि क्रॉस लिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं, तो वो क्लॉट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से वो क्लॉट हो रहे हैं तो श्रिंक होना शुरू हो गया है सेल। और एक है कि सोडियम पोटेशियम जो आयन जो है वो सेल में कम हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से श्रिंकेज हो रहा है क्योंकि वो जो वॉल्यूम है, सॉल्यूशन है, वो बाहर निकल रहा है। तो एक है श्रिंकेज का। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एपोप्टोसिस में जो सेल होता है, ये सेल जब एपोप्टोसिस में जाएगा क्या होता था, नेक्रोसिस में सेल का ऐसे रप्चर हो जाता था, बट एपोप्टोसिस में रप्चर नहीं होता है। एपोप्टोसिस में सेल जो है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी की जगह रप्चर नहीं हुआ है और सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं देख सकते, मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस का जो सीक्वेंस होता है। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या हो रहा है, मतलब बायोलॉजिकल क्या मेन इवेंट हो रहा है वो देख। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, कैस्पेज एक्टिव हो रहा है। अब कैस्पेज क्या है, ठीक है, हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जब बताएंगे तब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वो कैसे काम करता है। तो अभी जो है पहले क्या होता है, कैस्पेज जो है ये हो गया एक्टिव। अब कैस्पेज क्या करेगा, ये प्रोटीन से जो
एस्पार्टिक रेसिड्यू होता है, ठीक है। कौन सा रेसिड्यू? एस्पार्टिक रेसिड्यू। तो ये एस्पार्टिक एसिड आपका नाम सुना होगा। तो ये क्या करता है कैस्पेस, एक प्रोटीएस है, ठीक है। बेसिकली क्या है, एक प्रोटीएस है। तो ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन में से एस्पार्टिक जो रेसिड्यू होता है उसे बाहर निकल देता है। तो क्या हो जाता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाता है उस जगह से। फिर क्या होता है, और एक चीज़ क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होता है, ठीक है। क्रॉस लिंकेज जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होता है, अब इसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, जो डीएनए और जो प्रोटीन्स है वो पहले लार्ज मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, उसके बाद स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डीएनए का जो लार्ज है उसे कहते हैं ऑलिगोसोम्स, ठीक है। अब ऑलिगोसोम्स और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो तो पहले कॉन्डेंस होता है, ठीक है। वो पहले कॉन्डेंस होता है, मान लीजिए कॉन्डेंस है, पहले नॉर्मल था फिर कॉन्डेंस हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमेटिन्स है ये पेरीफेरी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक पिक्चर दिया हुआ है एपोप्टोसिस का। इसमें देखिए जो क्रोमाटिन है, क्रोमाटिन ये पेरिफेरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आप याद कर सकते हैं नेक्रोसिस से इसका एक डिफरेंस है, इसमें जो क्रोमाटिन से वो डार्कली स्टेन्ड है, ठीक है। और न्यूक्लियस देखिए कभी कभी, अब सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो मूव करते हैं। वो क्या करते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं फॉस्फोलिपिड जो है, ठीक है। कौन कौन से फॉस्फोलिपिड, अब क्यों करता है ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बता रहे हैं। तो फॉस्फोटिडाइलसेरिन, फॉस्फोटिडाइलसेरिन एक मेन फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ इनर से आउटर लीफलेट में मूव करता है। और एक है थ्रोम्बोस्पोंडिन। ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के इनर की तरफ था, अंदर की तरफ था, अब वो बाहर की तरफ चला आता है, ठीक है। मतलब ये अगर सेल मेम्ब्रेन इनर साइड में था तो ये बाहर आउटलेट में आ गए, आउटर लीफलेट में आ गए, ठीक है। तो क्यों आता है, क्योंकि ये जो फॉस्फोटिडाइलसेरिन है, थ्रोम्बोस्पोंडिन है, ये क्या करते हैं, मैक्रोफेज इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, जो सेल है उसको टेस्टी बनाने के लिए, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है, ठीक है। फॉस्फोटिडाइलसेरिन और थ्रोम्बोस्पोंडिन जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो सेल के आउटर की तरफ चला जाता है, तो मैक्रोफेज इसलिए जल्दी आ जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सारा इवेंट्स होता है। और ये जो दो मेथड है इसका 2 अलग वीडियो आएगा, तो उसमें हम डिटेल में और जितना इजीली हो सके उतना इजीली डिस्क्राइब करेंगे कि ये दोनों मतलब होता क्या है बेसिकली।